विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको उर्वरक मिश्रण तैयार करने की विधि का चर्चा कर रहे थे और इसमें हमने आपको समझाया भी है और साथ में उदाहरण के लिए हमने एक आपको ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हमने आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखाया है और उसको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए भी कहा है। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। जब आप ये समझ गए कि हमको कौन कौन सी उर्वरक है जिसको मिलाना है और मिश्रण हमें 1 मीट्रिक टन का तैयार करना है यानी 1000 किलोग्राम का, तो अब उसके मिलाने की बात आती है। तो अब मिलाने की बात समझिए आप। विभिन्न उर्वरकों की मात्रा ज्ञात कर लेने के बाद इन उर्वरकों को मिलाने का काम रह जाता है जो आप निकाल चुके हैं। उर्वरक तैयार करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे एक बात तो समझिए, तोलने की मशीन, वेइंग मशीन। नंबर दूसरी बात ये समझिए, सीमेंट का फर्श यानी सीमेंट फ्लोर जिस पर उर्वरकों को डालकर उनके ढेले तोड़े जा सकते हैं। और तीसरी बात यह है, उर्वरकों को उठाने या मिलाने के लिए शावल्स। और चौथी बात है कि लकड़ी की मोंगरी यानी वुडन हैमर जिससे ढेले तोड़े जा सकते हैं। और पांचवी बात ये भी जान लेना आवश्यक है, 1 सेंटीमीटर वाली जाली, समझ गए ना, इसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर सीव, जिससे मिश्रण को छाना जा सके। तो ये चीजों पर बहुत आवश्यक है जान लेना। अब आप एक बात और समझिए कि जब आप ये बात जान गए तो ये समझिए कि विभिन्न उर्वरकों की आवश्यक मात्रा को तोलकर सीमेंट के फर्श पर डाल देना चाहिए और उनके ढेले लकड़ी की मोंगरी से तोड़ देना चाहिए। अब इस मिश्रण को शावल्स में भरकर खूब मिलाना चाहिए जब तक कि वह एक साथ एक तरह का न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को 1 सेंटीमीटर मोटी जाली में छानना चाहिए और ढेलों को मोंगरी से कूटकर महीन कर लेना चाहिए। मिश्रण तैयार करने में एक समस्या और आती है। ये समस्या उस समय उठ खड़ी होती है जब कोई पोषक तत्व 2 या 2 से अधिक उर्वरकों द्वारा में उपलब्ध किया जाता है। ऐसी दशा में विभिन्न उर्वरकों द्वारा उपलब्ध पोषक तत्व की अलग अलग मात्रा ज्ञात कर लेनी चाहिए। अब हम इस संबंध में आपको दूसरा न्यूमेरिकल पत्र दिखाते हैं जिसको कि आप देख करके समझ जाएंगे और इसको प्रैक्टिकल फाइल में नोट भी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब आप उसके आगे समझिए, हरी खाद की फसलें और उनके लाभ यानी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स एंड देयर यूटिलाइट्स। तो आप ये समझिए, जो फसलें भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के प्रयोजन से हरे रूप में ही जोतकर खेत में दबा दी जाती हैं, हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। समझ गए आप परिभाषा? ऐसी फसलें प्राय हरी अवस्था में खेत में जोत दी जाती हैं, अतः उन्हें हरी खाद की फसलें कहा जाता है। हरी खाद देना भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने का एकमात्र सस्ता सर्वसुलभ साधन है। हमारा देश उष्णकटिबंध में स्थित है और यहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में ऊंचा ताप रहता है, अतः यहाँ भूमि में जैव पदार्थ ईंधन के समान जलता है और यदि जैव पदार्थ को निरंतर भूमि में मिलाया न जाता रहे तो भूमि की उर्वरता को बनाए नहीं रखा जा सकता। हमारे देश में पशुओं से प्राप्त गोबर की प्रधानता है। इसमें उपलों के रूप में ईंधन के लिए प्रयोग कर लिया जाता है और इसी एक अनुमान के अनुसार देश के समस्त गोबर उत्पादन का लगभग 2/3 भाग गोबर इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। शेष गोबर को इस प्रकार काम में लाया जाता है कि प्रयोग करने से पूर्व ही उसके प्रधान पोषक तत्व को अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। हमारे देश में विष्ठा यानी नाइट सॉइल के खाद का भी अधिक प्रचलन नहीं है। खलियों का खाद के रूप में अधिक प्रयास इस कारण नहीं हो पाया कि उनका मूल्य अधिक है और उन्हें खाद में
प्रयोग करने पर प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक बढ़ता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि इन बातों को देखते हुए हरी खाद ही भूमि में जैव पदार्थ प्रदान करने का एकमात्र सुलभ और सस्ता साधन है। तो इस प्रकार आप समझिए कि हमारे देश में हरी खाद का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि हमारे देश में सस्यवर्धन यानी क्रॉप रोटेशन में हरी खाद की फसलें, मुख्यतः दलहनी फसलें यानी लेगुमिनस क्रॉप्स का अति प्राचीन काल से प्रयोग होता आया है। सन 1952 में हमारे देश में कृषि विभाग ने हरी खाद संबंधी कुछ प्रयोग कानपुर में प्रारंभ किए और हरी खाद के उपयोग को वैज्ञानिक बल मिला। इसके बाद हरी खाद का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और जहां जहां पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, गेहूं, धान, आलू और गन्ना जैसी मूल्यवान फसलों के लिए हरी खाद का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में दलहनी यानी लेगुम्स और अदलहनी नन लेगुम्स दोनों ही प्रकार की फसलें हरी खाद के लिए प्रयोग की गई हैं, लेकिन अधिकांशतः दलहनी फसलों का ही हरी खाद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जैव पदार्थ उपलब्ध करने के अतिरिक्त हरी खाद के प्रयोजन से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में स्थित ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणुओं की सहायता से भूमि का यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन की क्षमता रखती हैं। तो आप समझ गए। अब इसमें जो हैं फसलें आप कौन सी हैं ध्यान दीजिए। सनई, सनहेम, ढेंचा, मोठ, उर्द और मूंग इत्यादि की फसलें भी हरी खाद के लिए उपयोगी पाई गई हैं। मूंग का हरी खाद के लिए पिछले वर्षों से काफी प्रचार बढ़ा है। और समझिए ग्वार, क्लस्टर बीन, यह फसल कम वर्षा वाले स्थानों में हरी खाद के लिए उत्तम रहती है। लोबिया, काउपी, कुल्थी और नील यानी इंडिगो इत्यादि फसलें हैं जो खरीफ में हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती हैं। रबी में उगाई जाने वाली हरी खाद की फसलों में बरसीम मुख्य है। इसके अतिरिक्त तेजी आप ये समझ लीजिए कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसको कि बड़ी आसानी से प्रयोग करते हैं, जैसे मेथी, खेसारी, मटर, मसूर और सेंजी। अन्य दलहन की फसलें हैं जिन्हें रबी ऋतु में हरी खाद के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अधिकतर खरीफ मौसम में अथवा खरीफ से पहले ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली हरी खाद की फसलों का ही अधिक प्रचलन है। बस थोड़ा सा हरी खाद की फसलों द्वारा भूमि को नाइट्रोजन की प्राप्ति ध्यान दीजिए। बस थोड़ा सा नाइट्रोजन एडिशन बाई समझ लीजिए कि जीएम क्रॉप्स यानी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हरी खाद की फसलों द्वारा भूमि को नाइट्रोजन की प्राप्ति पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल। दूसरा है फसल की दशा और तीसरा इस प्रकार है कि फसलों को भूमि में जोतने का समय जो फसल जितनी ही अधिक फलने फूलने वाली और पत्ती युक्त होगी उससे उतना ही अधिक जैव पदार्थ उपलब्ध होगा। फसल के फूल जाने के समय या फूल जिस समय फूलता है उस समय उसे भूमि में जोतना सर्वोत्तम रहता है। एक बात ध्यान दीजिए, हमारे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप लेटेस्ट वीडियो जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप प्रश्न एक ठो लिख लीजिए, उसका उत्तर लिख करके आप हमारे पास भेजिएगा। तो लिखिए आप प्रश्न, हरी खाद की फसलें और उनके लाभ लिखिए। धन्यवाद।